नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किसानों के उत्थान के लिए कौन कौन से प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जल ही जीवन है, यानी बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। खास तौर से अगर हम कृषि के संदर्भ में बात करें तो खेती किसानी भी बिना जल के संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बड़े स्तर पर जल की बर्बादी होती है। किस तरीके से लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है और आज के दौर में जल संचयन क्यों महत्वपूर्ण है, बदलते जलवायु को लेकर किस तरीके से चिंताएं और बढ़ गई हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। जल के बिना मनुष्य के जीवन अधूरा है। और अगर हम पूरे मानव जीवन की बात करते हैं, अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व लेवल पर जल की अभी क्या स्थिति है वर्तमान में, जिस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है और पीने के लिए पानी की बहुत भारी मात्रा में किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ख़ास तौर से अगर बात करते हैं गर्मी के, तो गर्मी में तो यह स्थिति और भी विकराल रूप ले रही है। और अगर हम प्रत्येक साल की बात करते हैं तो प्रत्येक साल जिस तरह से भूजल के नीचे जाना और वाटर लेवल को कम होना, यह एक बहुत ही चिंता के विषय है। सरकार भी इस पर लगातार प्रयास कर रही है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको कम से कम दोहन हो और वाटर कंजर्वेशन पर भी सरकार का फोकस है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, अभी जो स्थिति बना हुआ है जल का, सर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व लेवल पर, सर इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत एक पानीदार देश था और अभी बेपानी हो गया। उसका कारण ये है कि हमारी जो जल के शोषण करने की तकनीक और इंजीनियरिंग है वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब हमारे सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज यही पढ़ाते हैं कि हम जल का शोषण कैसे कर सकते हैं, धरती से कैसे निकाल सकते हैं। और पोषण करने का जो भारत की जल की आस्था थी, जल के संरक्षण के संस्कार थे, वो ख़त्म हो गए। तो हम केवल निकालते निकालते रहते हैं, डालते नहीं हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं इस मायने में कि मेरा देश इतनी लंबी गुलामी के बावजूद भी अपने पानी का मालिक खुद बना रहा। नहीं तो अंग्रेज़ों का जहाँ भी राज था दुनिया में, उन्होंने उस देश के पानी को अपने देश की कंपनियों को मालिक बना दिया था। भारत के पानी को ना ईस्ट इंडिया कंपनी उसका व्यापार कर पाई, कोई व्यापार नहीं कर पाया इतनी लंबी गुलामी के बावजूद। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, जिन देशों में उनका राज था, अपने देश की कंपनियों को पानी दिया, तो उन्होंने उस पानी का व्यापार करके उन देशों को बेपानी बना दिया। और वहाँ के लोग विस्थापित होकर उजड़ के यूरोप के शहरों में जा रहे हैं और यूरोप के शहरवासी उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन शरणार्थी आ गए हैं, बड़ा तनाव है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत के लोगों को जलवायु शरणार्थी नहीं बोला जाता, उनको आर्थिक शरणार्थी बोला जाता है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना से उस देश का टैक्स देते हैं, उनकी इनकम बढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत हम अपने देश में भी ले आते हैं वापस। तो हमें अभी भी दुनिया कम से कम क्लाइमेटिक रिफ्यूजी तो नहीं बोलती। ये हमारी अच्छाई है, ये हमारा आज के दिन भी कम से कम हम गौरव से कह सकते हैं। पर दोस्त, अब हम क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनने के रास्ते पर हैं। 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गया है भारत का। 2/3 से ज़्यादा सूखी नदियाँ मर गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने शोषण की तकनीक काम में ली है। जब तक हम भारत के लोग केवल दोहन करते थे, तब तक हमारी गाय भी दूध देती थी, हमारी माँ भी हमें खूब दूध पिलाती थी, हमारी धरती माता भी पानी पिलाती थी।
लेकिन अब हम दोहन नहीं करते, अब हम शोषण करते हैं। तो जब हम शोषण करने लगते हैं तो हमारी माँ, हमारी प्रकृति ची बोल जाती है। तो आज हमारी धरती माँ बेपानी हो रही है, और जब वो बेपानी हो रही है तो उसके बेटे किसान भी बेपानी हो रहे हैं। आज भारत की किसानी, पानी और जवानी तीनों पर संकट है। भारत का किसान बेपानी होकर गांव छोड़ के शहर आ रहा है, इसलिए भारत के शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब गांव में पानी नहीं होता तो किसान किससे खेती करेगा? तो खेती कम हो रही है, और खेती के जब ठीक दाम नहीं मिलते तो गांव का जवान लड़का खेती नहीं करना चाहता, वो गांव छोड़ के शहर आ जाता है। तो भारत का पानी, किसानी और जवानी तीनों अपनी जगह छोड़ रही हैं। तीनों में विस्थापन हो रहा है, तीनों में पलायन हो रहा है। हमें अब जल्दी से जल्दी भारत में एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलानी चाहिए। हमारी सरकार को इस देश को जल का साक्षर बनाने के लिए जल साक्षरता का एक बड़ा अभियान पूरे भारत में चलना चाहिए। पिछले दिनों जब बहुत आत्महत्याएं हो रही थी महाराष्ट्र में, तो मैंने वहाँ की सरकार को कहा कि भाई आप जल साक्षरता का अभियान शुरू करो। उन्होंने किया और आत्महत्याओं पर कमी आई। यदि हम जल का संरक्षण एक हाथ से और दूसरे हाथ से जल के उपयोग की दक्षता बढ़ा के कम पानी में ज़्यादा उत्पादन करने का काम करेंगे तो हम मिलकर समृद्ध बन जाएंगे। संरक्षण और अनुशासित उपयोग दोनों समृद्धि के रास्ते हैं, दोनों हमारे सनातन विकास के रास्ते हैं। तो यदि भारत को सनातन विकास के रास्ते पे चलना है तो फिर विस्थापन, विकृति और विनाश मुक्त विकास को रोककर सनातन विकास के रास्ते पर चलने की जरूरत है। सनातन विकास का रास्ता क्या है? हम भारत के लोग जब तक अपने भगवान को पहचानते थे, हमारा भगवान कौन है? भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। इन 5 अक्षरों से हमारा भगवान बना है। और जब तक इस दुनिया में कोई धर्म नहीं था, केवल भगवान था, तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानकर इनका सम्मान करते थे, इनका संरक्षण करते थे, इनका पोषण करते थे। भारतीय के मन में प्रकृति का रक्षण, संरक्षण और पोषण बहुत ऊंचे दर्जे का था। आज वो नहीं बचा, क्योंकि हमारी आधुनिक शिक्षा हमारी पर्यावरणीय आस्था को नष्ट कर रही है, हमारी प्रकृति के साथ मानवीय रिश्तों को तोड़ रही है। इसलिए WTO ने भारत की किसानी को भी व्यापार और उद्योग बना दिया, जबकि भारत की किसानी उद्योग नहीं था, व्यापार नहीं था, संस्कृति थी। तो जब तक भारत की खेती संस्कृति थी, तब तक भारत समृद्ध और एक स्वतंत्र ग्राम स्वराज्य के रास्ते पर चलता था। ये भारत देश, जिस देश के हर घर में गोबर की खाद बने, हर घर रखे अपना बीज, ग्राम सभा में हो फैसला कैसा होगा मेरा गांव। जब तक भारत का किसान अपने गांव को स्वावलंबी बनाने का काम करता था, तब तक भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र था। भारत की आत्मनिर्भरता बड़े उद्योग नहीं कर सकते। भारत की आत्मनिर्भरता तो किसान कर सकता है, क्योंकि वो गांव में रहता है। गांव की खाद, मिट्टी, हवा, पानी, इस सब को अपने पसीने से पोषित करके उत्पादन करता है। इसलिए हम यदि भारत को पानीदार बनाना चाहते हैं तो ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, बेमौसम बारिश होती है, हमारी धरती को बुखार चढ़ गया है,
मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। अब कब बारिश होगी, कब ओले पड़ेंगे, कब बादल आएंगे, भारत का किसान भूल गया इस ज्ञान को। भारत के ज्ञान का विस्थापन हो गया है। तो जब भारत का किसान ये ना परख पाए कि कब बादल आएगा, उसको कब बुआई करनी है, तो उसका संकट बढ़ना शुरू हो जाता है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण जो किसानों की हालत बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई हालत में किसान क्या कहता है, अरे हमारी धरती को बुखार चढ़ गया, मौसम का मिजाज बिगड़ गया, अब बारिश का पता ही को नहीं आवेगी को नहीं आवे। तो जो किसानी का कष्ट बढ़ता जा रहा है, इस कष्ट को यदि हम ठीक से देखें तो पानी की कमी के कारण भी बढ़ रहा है। और जब पानी की कमी होती है तो उसको पानी निकालने पर बहुत खर्च करना पड़ता है, उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। फिर वो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स यूज करता है, तो उसकी खर्चे बढ़ते हैं, इनकम घटती है। तो फिर वो ये सोचता है कि मेरी जितना भी पैदा हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे दामों में बिके, और फिर सरकार उसके ऊंचे दामों में खरीदे नहीं, तो किसान का कष्ट बढ़ रहा है। इसलिए हम इतना ही कहते हैं कि भारत को पानीदार बनाना है तो धरती से कम जल निकाले और धरती के पेट का पुनर्भरण करें। जब हम धरती के पेट का पुनर्भरण करेंगे तो हमारी धरती माता पानीदार बनकर हमारे लिए सुख और समृद्धि हरियाली से लेके आएगी। जब हमारी धरती पर हरियाली आएगी तो भारत का किसान का जीवन सुखी और समृद्ध होगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत की किसानी को WTO से बाहर करके भारत की किसानी में जो किसान इस एटमॉस्फेयर की जहरीली गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड को अपनी खेती के द्वारा ऑक्सीजन में बदलता है, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी परिवर्तन। तो किसान की खेती से पारिस्थितिकी का परिवर्तन होता है, और उस पारिस्थितिकी परिवर्तन में वो इस वायुमंडल में हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। तो भारत के किसानों को उनकी हालत ठीक रखने के लिए उनकी खेती को पारिस्थितिकी मूल्यांकन से जो भारत की आर्थिकी है, उस आर्थिकी का भारत की खेती की परिस्थितिकी के साथ योग करना चाहिए। फिर कम पानी में कम खर्च करके पानी का अधिक उत्पादन जो करता हो उसको ज़्यादा कीमत देनी चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह से। आपको बता दें कि इस बातचीत में राजेंद्र सिंह ने ये भी बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस बात को लेकर जागरूक रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल संचयन को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी कौन कौन सी विशेष बातें उन्होंने इस मुलाकात में बताई। आज भारत की किसानी को, पानी को और जवानी को जो खतरा है, उसको ठीक करने के लिए हमें जल का संरक्षण करना ज़रूरी है। और जल के संरक्षण के लिए
भारत में एक जल साक्षरता का अभियान चलाने की ज़रूरत है। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में जल का शिक्षण 6ठी क्लास से ही हमारी किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। यदि हमारे बच्चे उसको पढ़ेंगे तो फिर उनके व्यवहार और संस्कार में जल के संरक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए आज हमें भारत को दोबारा से दुनिया का गुरु बनाने के लिए पहले अपने भगवान को पहचानना, फिर नीर नारी नदी का नारायण मान के सम्मान करना, और ये सब करने के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए। बिना अच्छी शिक्षा के ना हम भगवान को पहचान सकते, ना नीर नारी नारायण का सम्मान कर सकते। ये जो सम्मान है, ये किसी धर्म नहीं, ये किसानी का सम्मान है। हमें इस किसानी को यदि ठीक से आगे लेके आना है तो अपने पानी को बचाना, फिर अपने गांव की जो जवानी है उसको गांव में रोजगार देना, उसका स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, उसको जल उपयोग दक्षता बढ़ाने वाली जल साक्षरता प्रदान करना। ये काम हम यदि करेंगे तो भारत कभी बेपानी नहीं होगा। मेरा देश भारत दुनिया का गुरु बन जाएगा। आज दुनिया का गुरु नहीं है। यदि भारत को दुनिया का गुरु बनाना है तो वो दुनिया में आर्थिक प्रतियोगिता में दुनिया का गुरु नहीं बन सकता। हम यदि दुनिया के गुरु बन सकते हैं तो लाभ में नहीं बन सकते। हम दुनिया के गुरु बन सकते हैं तो शुभ में बन सकते हैं। शुभ का मॉडर्न वर्ड है सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी है इसका दूसरा अर्थ है शुभ। शुभ जो होता है वो सबके लिए, और जो लाभ होता है वो एक के लिए। तो हम एक में लीडर नहीं बन सकते। हम तो सबके भले में, सबके साझे के भले के कामों में इस दुनिया के लीडर बन सकते हैं, इस दुनिया के गुरु बन सकते हैं। और वो गुरु बनने का काम हम केवल और केवल भारतीय आस्था और पर्यावरण की रक्षा के काम से कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि शोषण और विस्थापन, सर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब शहर की तरफ आ जाते हैं तो सर शहर में भी वाटर के ज़्यादा क्राइसिस हो जाता है। हालांकि शहर में तो सर सर्वविदित है कि इसका काफ़ी कॉमर्शलाइजेशन या इंडस्ट्री में यूज होने के वजह से भी काफ़ी पानी की किल्लत हो जाता है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी इंडस्ट्री की कमी है, कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर फिर ये कमी किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आप तो सर पूरे देश भर में घूम रहे हैं। देखो, जब से हमारी खेती का औद्योगिकरण हुआ तो हमारा फसल चक्र वर्षा चक्र के विपरीत हो गया। वो फसल चक्र बाज़ार आधारित हो गया। बाज़ार में जिसका ठीक दाम मिलता है वो फसलें हम उत्पादन करते हैं। जिसका पीडीएस में नाम है, जिसकी एमएसपी में खरीद की गारंटी है, वो बोते हैं। उसमें पानी बहुत खर्च होता है। तो हमने खेती में, तुम्हें मालूम है, 84% पानी हमने केवल खेती में उपयोग कर लिया। तो गांव का पानी खत्म होगा ही, क्योंकि गांव में अब शोषण करने वाली खेती होती है। और वो शोषण करता है कौन? बाजार। तो जब बाजार में किसान का शोषण होता है तो वो खुद बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार बनकर अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ आता है। तो ये जो लाचारी, बेकारी और बीमारी है, ये ज़्यादातर बेपानी हुए किसानों की ज़िंदगी में है। और जो पानीदार हैं उनकी बाजारू खेती ने और कई तरह से शोषण किया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब गांव के लोग शहर में आते हैं तो शहर में भी पानी का दबाव बढ़ता है। इसलिए गांव में ही किसान की जिंदगी को समृद्ध बनाने वाली खेती,
और उसको उचित मूल्य पर खरीद की गारंटी देने वाली खेती, वो खेती जो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन होता है उसको ज़्यादा दाम पे खरीदना, और जो ज़्यादा पानी पे खर्च करके फसल पैदा होती है उसको कम दाम पे खरीदना। तो किसान अपने आप पानी के कम खर्चे वाली फसलें बोनी शुरू करेगा। तो हमें हमारी किसान नीति में से बाजार नीति हटा के किसानी को WTO से बाहर करके हमें ऐसी खेती की तरफ लेके जाना होगा जो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन करती हो, और वो ज़्यादा उत्पादन का ज़्यादा दाम मिल जाए बाजार से, हमारी सरकार से। तो फिर हमारा किसान अंधा होकर पैसा कमाने के लिए केवल गन्ना, केवल चावल नहीं उगाएगा, फिर वो सरसों उगाएगा, चना उगाएगा। चना आजकल इसलिए बंद हो गया क्योंकि जब से जलवायु परिवर्तन हुआ है तब से जो सर्दियों की बारिश है वो बेमौसम हो गई। चने को तो बसंत ऋतु से पहले एक वर्षा चाहिए ही, वो सिंचाई करने से नहीं होता है, वो तो वर्षा के जल से ही उसमें मोटा दाना होता है, अन्न का उत्पादन बढ़ता है। तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण हमारी फसलों के चक्र बदल गए हैं, इसलिए हमें दोबारा से सोचना होगा कि अब भारत की खेती कैसी हो, भारत के क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ कैसे लिंक हों। जब तक भारत की क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ लिंक नहीं होंगे तब तक भारत के गांव उजड़ के शहरों की तरफ ही बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शहरों में जो कैपिटल है वो थोड़े से लोगों ने देश की ज़्यादातर कैपिटल अपने हाथ में कर ली है। तो जब किसी कंट्री की कैपिटल बहुसंख्यकों की कैपिटल थोड़े से चंद परिवारों के हाथ में चली जाए तब ऐसा बिगाड़ शुरू होता है। इस बिगाड़ को बचाना है तो भारत की किसानी को बचाना जरूरी है। बहुसंख्यक भारत का किसान है और किसान के साथ लोकतंत्र है। किसान भारत का लोक है और सरकार भारत का तंत्र है। तो जब लोक के ऊपर तंत्र हावी हो जाता है तब लोक का रिश्ता टूट जाता है। इसलिए हमें लोकतंत्र चाहिए और लोकतंत्र को बचा के रखने का काम हमारी किसानी, जवानी और पानी में है। यदि हम बेपानी होंगे तो हमारी किसानी में हमारी किसानी बिगड़ेगी और फिर जवानी बिगड़ेगी। इसलिए भारत की किसानी, जवानी, पानी को ठीक रखना है तो ही हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भारत में ग्राम स्वराज्य की कल्पना करके भारत को ग्राम स्वराज्य के रास्ते पर लेके आगे जा सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारत के वाटरमैन यानी जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह से। उन्होंने दूरदर्शन किसान से मुलाकात में और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बताया भी कि WTO को भी इसका जो उससे अलग होने के लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हटाएं, लेकिन सर विश्व लेवल पर एक बाध्यता भी होती है कि जिस तरह से हमें WTO के गठन हुआ और पूरे देश इसमें शामिल, पूरे विश्व के जितने भी कंट्री है शामिल हुआ है, तो अलग करना अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1991-92 में जब दंगल का आना शुरू हुआ तब से हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको अपना अनाज खरीदना, बेचना, ये सब करना है। तो ये जो WTO है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किसानों के भले के लिए नहीं सोचता, ये उद्योगपतियों के भले के लिए सोचता है। और ये उद्योगपति ही ने WTO बनवाया है।
ये किसी किसान ने नहीं बनवाया। जैसे भारत का जो किसान कानून बने हैं ना, वो किसी किसान ने नहीं बनाए, वो कंपनियों ने बनाए हैं। समझ रहे हो? तो भाई कंपनियों का राज यदि दोबारा करना है तो WTO में रहो, और कंपनियों का राज नहीं चाहिए, इस देश की जनता का राज चाहिए, तो खेती को कंपनियों के राज से बाहर करने के लिए WTO से बाहर करो। भाई यदि हमारी सरकार को अपनी हिम्मत दिखानी है तो सबसे पहला काम, हमारी अच्छी सरकार है तो उसको खेती को WTO से बाहर करना चाहिए। सर, ये जैसे आपने अभी बताया कि हमारे जो बच्चे को भी स्कूल में शिक्षा में पानी के क्या महत्व है, किस तरह से उसको हम वाटर को कंजर्वेशन करेंगे, तमाम चीज़ों पर बातचीत, उसको मुद्दे को उसमें शामिल करने के लिए, ताकि बच्चों में शुरू से ही उसके प्रति अवेयरनेस हो। क्या सर आपको शिक्षा मंत्रालय जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, क्या उससे भी कोई बातचीत हुई है इस बार? भैया मैंने वहाँ के मंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक मीटिंग थी, उसमें कहा कि भारत को यदि पानीदार बनाना है तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, इसके जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें जल को अनिवार्य विषय के तौर पर शिक्षण में शामिल करना चाहिए। और वो शिक्षण पर्यावरण शिक्षा की तरह ना हो, वो हमारी बुनियादी शिक्षण की पद्धति से अनिवार्य शिक्षण हो, जिससे बच्चे जल के संस्कार और व्यवहार को सीख सकें और जल का सम्मान, अनुशासित होकर उपयोग करना, जल का शोधन, परिशोधन और पुनर्उपयोग करना, और बच्चों को ये ज्ञान होना कि ये जो प्लैनेट है, ये जो ब्रह्मांड है और ये जो उसका शरीर बना है, वो जल के बिना संभव नहीं है। ये हमारे बच्चों में संस्कार डालने की ज़रूरत है। यदि ये संस्कार हमारे बच्चों में नहीं आएगा तो वैसा शिक्षण उनका नहीं होगा, तो वो शिक्षित बच्चे नहीं बन पाएंगे, संस्कारित बच्चे नहीं बन पाएंगे। भारत के बच्चों को शिक्षित और संस्कृत करना है तो हमारी शिक्षा में जल को निश्चित तौर से शामिल किया जाना चाहिए। आप एक जल पुरुष हैं और जल के मामले में सर आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, तो सर मैं आपसे एक किसानों के लिए ख़ास तौर से क्या सर मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं अपने देश के अपने किसान भाइयों से, किसान साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि अपना भविष्य हमें अच्छा बनाना है तो हमारी किसानी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उन्मूलन के विचार के साथ हो। हमारा पानी हमारे गांव में रुके, हमारी जवानी हमारे गांव में रुके, तब हमारे गांव और हमारी किसानी समृद्ध होगी। भारत को पानीदार बनाने के लिए सबसे पहले किसान को पहल करनी होगी, तभी भारत पानीदार बनेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जय हिंद। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।